हेलो स्टूडेंट, आज हम कंट्रोल सिस्टम का अगला पार्ट पढ़ेंगे जो कि है टाइप्स ऑफ फीडबैक्स। टाइप्स ऑफ फीडबैक्स का मतलब होता है कि जितने भी टाइप के हम फीडबैक पढ़ते हैं उसमें क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा फीडबैक की, तो फीडबैक कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि फीडबैक का मतलब होता है कि जब आप किसी सिस्टम में इनपुट देते हैं, ठीक है, उसके बाद बीच में एक कंट्रोलर लगा होता है जो कि उस सिस्टम को या उस सिग्नल को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद वो बेसिकली क्या निकालता है, आउटपुट निकालता है। इसको कल हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। ये मैंने इनपुट दिया जिसको नाम मैं देता हूं आर एस। अब आर मतलब है रेफरेंस एंड एस इज फॉर सिग्नल। हम इसको सिग्नल से भी डिनोट कर सकते हैं और इसका दूसरा रीजन ये है, एस लगाने का बेसिक रीजन ये कहलाता है क्योंकि हम यहां पर फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज करते हैं। अब यहां पर एक एडर यूज करते हैं, इसको एडर भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएटर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप चीजों को ऐड भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हैं। तो यहां पर सपोज मैंने सिस्टम को प्लस कर दिया, उसके बाद यहां पर मैंने एक गेन लिया जिसको मैंने जी से डिनोट कर दिया। जी इज फॉर गेन। गेन किस चीज का है? फॉरवर्ड पाथ का गेन है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट रास्ता है इसलिए फॉरवर्ड पाथ का ये गेन हो गया। यहां से एक आउटपुट निकल करके आया जिसको आप डिनोट करते हैं सी एस से। सी इज फॉर कंट्रोल्ड। जब आपने रेफरेंस सिग्नल दिया था तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? कंट्रोल्ड सिग्नल यहां पर मिलेगा। अब बात आती है फीडबैक की। तो फीडबैक का मतलब था आउटपुट से कुछ एक वैसी वैल्यूज उठाना जिससे आप इनपुट को चेंज कर पाए और चेंज करने से आप वहां पर डिजायर आउटपुट ले पाए। यहां पर इसको मैं डिनोट करता हूं एच से। यहां पर बेसिकली जो एच है, एच का मतलब है फीडबैक पाथ का गेन, और इसको मैं यहां पर ले जाकर के यहां ऐड कर देता हूं। अब आप देखेंगे मैंने प्लस यहां पर यूज किया है, लेकिन यहां पर अभी मैंने कोई भी सिंबल बेसिकली यूज नहीं किया है। उसका एक रीजन है, क्योंकि जब मैं टाइप्स ऑफ फीडबैक की बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास दो टाइप के फीडबैक आ जाते हैं। पहला फीडबैक आता है पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें वैल्यू जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। दूसरा जो फीडबैक आता है दैट इज नेगेटिव फीडबैक, जिसमें जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो सब क्या रहेंगी? नेगेटिव रहेंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर पॉजिटिव फीडबैक की बात कर रहा हूं। जब मैं यहां पॉजिटिव फीडबैक की बात करूंगा तो बेसिकली मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? प्लस लगाऊंगा। नेगेटिव फीडबैक की बात करूंगा तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? माइनस लगाऊंगा। तो ये बेसिक एक क्राइटेरिया बोल सकते हैं या एक बेसिक डायग्राम बोल सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ फीडबैक का। अब दोनों फीडबैक को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव का मतलब है जो भी आप वैल्यूज लेने वाले हैं वहां पर क्या लगेगा? प्लस लगेगा। सेम यहां पर मैं बनाने वाला हूं। ये मेरा एक रेफरेंस सिग्नल है आर एस, यहां पर ये मैंने लगाया प्लस। यहां से मैंने एक फॉरवर्ड गेन लिया जिसको मैं जी से डिनोट करता हूं। यहां से मैंने एक आउटपुट ले लिया जिसको मैं सी एस से डिनोट करता हूं। उसके बाद मैंने यहां पर एक आउटपुट निकाला जिसको मैं एच से डिनोट करता हूं। ये है आपका फीडबैक पाथ का गेन, और यहां पर मैं ला करके इसको, यहां माइनस है और यहां प्लस है। सॉरी, पॉजिटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। अब बात आती है इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को यह समझना जरूरी है कि सॉल्यूशन है क्या। इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन को मैं चाहूं तो शॉर्ट के अंदर टीएफ भी लिख सकता हूं, ट्रांसफर फंक्शन। अब बेसिकली जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, अभी मैं आपको इसको भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानिए कि ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है आउटपुट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल का रेशो। दैट मींस रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। अभी सिर्फ हमें इतना सा जानना है क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। अब मैं इसके बारे में चलता हूं। अगर मैं बात करता हूं इस सिस्टम का आउटपुट क्या है, तो इस सिस्टम के आउटपुट के लिए हमें देखना है दैट इज द आउटपुट सी एस, एंड इनपुट क्या है? दैट इज द इनपुट आर एस। जब मैं इसे सॉल्व करना चाहूंगा, अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये रेफरेंस सिग्नल है जो कि स्ट्रेट जा रहा है, ये स्ट्रेट जाते हुए जी से मैच करेगा। तो जो भी सिग्नल या जो भी गेन हमारे फॉरवर्ड पाथ में आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा, उन दोनों का हमेशा क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो बेसिकली आर एस यहां से आया तो यहां पर क्या निकलेगा? इस लाइन से आर एस निकला। आर एस जी के साथ क्या हुआ? मर्ज हो गया। मर्ज होने पे ये बेसिकली दोनों गेन्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये गेन है, ये सिग्नल है, दोनों क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। तो सीएस के पास जो आउटपुट आया, मैं यहां मेंशन करता हूं, सीएस के पास जो आउटपुट आया वो क्या आया? आर एस से जी मल्टीप्लाई हुआ। दैट मींस रेफरेंस सिग्नल
इंटू जी। क्या आपको लग रहा है सिर्फ अकेला ये पहुंचा यहां पर? नहीं, यहां पर एक वैल्यू और पहुंची है जो जिसको हम यहां से देख सकते हैं। ये फीडबैक के थ्रू आ रहा है और ये वापस यहां जा रहा है। तो जो फीडबैक के थ्रू आ रहा है, अब बेसिकली यहां से जो वैल्यू निकली ये थी सी एस, सी एस इसके तरफ आई। यहां पर जो वैल्यू चल रही है ये क्या चल रहा है? कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल एच के पास आया। ये भी सीरीज में, सीरीज में आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जो एक लाइन यहां पर आई उसके बाद एक लाइन यहां से आ रही है। यहां से आने वाली जो लाइन है बेसिकली वो है आपका ये जो कंट्रोल सिग्नल है एच के साथ सीरीज में आया, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको मैं बोलूंगा सी एस इंटू एच। लेकिन ये सिर्फ इतना थोड़ी है, उसके बाद ये गेन से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो गेन यहां जा रहा है तो ये गेन से भी यहां पर मल्टीप्लाई होगा। अब बात ये है कि मैंने यहां प्लस क्यों लगाया? इस प्लस लगाने का रीजन था कि यहां पर मुझे क्या लगाना है? समर लगाना है। और ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो दोनों वैल्यूज क्या हो गई? यहां पर प्लस हो गई। प्लस होकर के ये क्या जाएंगी? आगे की तरफ जाएंगे। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये आई। अब मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है यहां पर? आउटपुट सी एस है। इनपुट क्या है? इनपुट आर एस है। तो सी एस को अगर मैं उठा करके इधर लाता हूं, बेसिकली जब इक्वल हमारे पास होता है तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में दो वैल्यूज होती हैं। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू में उठा करके इधर लाऊंगा तो माइनस में सी एस इंटू एच जी, और राइट हैंड साइड पे जो मेरे पास वैल्यू बचेगी दैट इज जी इंटू आर एस। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं क्योंकि यहां पर स्पेस फिल हो चुका है। मैं बेसिकली क्या करने वाला हूं? सी एस को यहां पर अब मैं कॉमन लेने वाला हूं। कॉमन लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? दैट इज सी एस। सी एस मैंने जब यहां कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद कुछ चीजें बचने वाली है यहां पर। वो बचेगा 1 माइनस एच जी, जो कि नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं। सी एस अगर कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 और यहां पर एच जी, और वहां है जी इंटू आर एस। तो इक्वल के आगे क्या आ जाएगा? जी इंटू आर एस। अब जो ट्रांसफर फंक्शन था, ट्रांसफर फंक्शन का मतलब था आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट मेरा है सी एस और इनपुट मेरा है आर एस। तो इस वाली वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं आर एस इज इक्वल्स टू, और सारी वैल्यूज को उधर ले जाता हूं, दैट इज जी अपॉन 1 माइनस जी एच। जी एच लिखें, एच जी लिखें, एक ही बात है। तो ये जो ब्लॉक आपके सामने बन करके आया है ये है आपका अगर मैं बात करूं पॉजिटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक। तो मैं यहां पर इसको टीएफ से भी डिनोट कर सकता हूं। अब मैंने क्या देखा कि मुझे अगर दो फीडबैक समझ में आए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव फीडबैक का जो गेन होता है ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट इज जी अपॉन 1 माइनस जी एच। अब बात आती है कि पॉजिटिव में माइनस आता है बिकॉज ये वैल्यू ही इस तरीके से डिराइव हुई है। हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो यहां माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा तो दिखाऊंगा अभी यहां पर प्लस आएगा। वो कैसे आता है उसकी तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट जो स्लाइड अब हम देखने वाले हैं उस स्लाइड में हम देखेंगे नेगेटिव फीडबैक। अभी हमने पॉजिटिव देखा था, अब हम देखेंगे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये बहुत ही ज्यादा चीजें आगे जाकर के आपको समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा आपको दिखा रहा हूं कि पॉजिटिव कैसे डिराइव हो रहा है, नेगेटिव कैसे डिराइव हो रहा है। क्योंकि जब आगे हम ब्लॉक डायग्राम्स पे जाएंगे, सिग्नल फ्लो पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें इन्हीं से समझ में आएंगी। क्योंकि ये अगर अभी बेसिक समझ नहीं आएगा तो हमारे को आगे पता नहीं चलेगा इसको कैसे डिराइव करते हैं। नेगेटिव फीडबैक के लिए सेम वही सिस्टम बनाया जाएगा। एक मैंने यहां पर रेफरेंस सिग्नल लिया आर एस, जिसको मैंने यहां पर प्लस किया। ठीक है, प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि जनरली पॉजिटिव सिग्नल होता है इनपुट वाला आपका जो सिग्नल रहता है। उसके बाद मैंने यहां पर एक फॉरवर्ड पाथ के अंदर गेन लिया जिसको मैंने जी बोल दिया, जी इज अ फॉरवर्ड पाथ गेन। उसके बाद यहां पर मेरे पास कुछ आउटपुट निकल करके आया दैट इज सी एस। यहां से मैंने एक फीडबैक निकाला और इस फीडबैक का वापस से कुछ ना कुछ गेन है, वो गेन मैं वापस लेता हूं एच। अब क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है तो मैं यहां पर बेसिकली जो वैल्यू लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक है तो मैंने नेगेटिव वैल्यू ले ली। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जब मैं इसको डिराइव करूंगा जैसे मैंने पॉजिटिव को डिराइव करा था। तो अगर मैं बात करता हूं आउटपुट जो सी एस है वो कैसे निकलेगा, तो सी एस इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ रहा है आपका आर एस इंटू जी, क्योंकि जब फॉरवर्ड में होते हैं तो दोनों क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिकली जी इंटू आर एस। जी क्या है आपका? फॉरवर्ड पाथ गेन, आर एस इज रेफरेंस इनपुट। अब यहां से जो वैल्यू आ रही है बेसिकली यहां माइनस है तो यहां पर भी क्या आएगा? माइनस। अब कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? सी एस के साथ एच मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं एच इंटू सी एस, और किस में ऐड ये माइनस मैंने लगा ही दिया, उसके साथ यहां पर क्या आ रहा है? जी। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। अब मैं वापस से सी एस को इधर लेकर के आऊंगा, कॉमन लूंगा, आर एस सी एस अपॉन आर एस करूंगा क्योंकि मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। सी एस हमारा आउटपुट, आर एस हमारा इनपुट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसे। बेसिकली लास्ट स्लाइड में देखो क्या लिखा था हमने, सी एस को उठा करके अब हमें इधर लेकर के आना है। तो सी एस जो इधर पहले से था
ठीक है। अगर मैं बात करूं CS की, उस तरफ वाले CS की, तो यहां पर उठ के जब इधर आएगा तो ये नेगेटिव से क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव GHCS इज इक्वल्स टू, और जो एक वैल्यू बची थी दैट इज आपका जो फॉरवर्ड पाथ का गेन था G, उसके साथ रेफरेंस मल्टीप्लाई था RS। अब मुझे करना क्या है, CS यहां से कॉमन लेना है। अगर मैं यहां से CS कॉमन लेता हूं तो वैल्यूज बचेगी 1 प्लस GH इज इक्वल्स टू G इंटू RS। अब क्योंकि मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज CS अपॉन RS। CS अपॉन RS, आउटपुट अपॉन इनपुट, सारी वैल्यूज उधर जाएंगी तो क्या बचेगा, G अपॉन 1 प्लस GH। अब मैंने ये देखा, जब मैं नेगेटिव फीडबैक की बात करता हूं तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल्स टू G, जो कि फॉरवर्ड पाथ का गेन है, अपॉन 1 प्लस GH, 1 प्लस फॉरवर्ड पाथ का गेन इनटू जो फीडबैक आया उसका गेन। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं ये दोनों फंक्शंस की, तो मैं ऐसा डिराइव कर सकता हूं या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वैल्यूज हम यहां पर लिख रहे हैं, जो ट्रांसफर फंक्शन हम यहां पर लिख रहे हैं, उसके लिए अगर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक है, तो अगर नेगेटिव फीडबैक है तो यहां पॉजिटिव आ गया, अगर वो पॉजिटिव फीडबैक होगा तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। ये दो तरीके के फीडबैक हमें कंट्रोल सिस्टम में देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा यूज इनका हम आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट जो पार्ट अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आफ्टर दैट पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक इज फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। अब आप क्या समझेंगे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी से? आपको दो चीजें इसमें दिख रही हैं, एक फोर्स दिख रहा है, एक वोल्टेज दिख रहा है, और इसकी एनालॉजी की बारे में बात हो रही है। तो एनालॉजी का क्या मतलब है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि वोल्टेज किस चीज में आती है। वोल्टेज बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आता है, और वोल्टेज का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो हमने सबने पढ़ रखा है, ओम्स लॉ का, V इज इक्वल्स टू IR। तो तीन कंपोनेंट तो मुझे ये मिल गए, एक मिल गया वोल्टेज V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो एक मुझे मिल गया करंट जिसको मैं I से डिनोट करता हूं, और एक मुझे मिल गया यहां पर रेजिस्टेंस जिसको मैं R से डिनोट करता हूं। अच्छा, जब मैं इलेक्ट्रिकल की बात करने वाला हूं तो मेरे पास दो कंपोनेंट और होते हैं जो सर्किट के पैरामीटर्स कहलाते हैं, जिस वैसे तो बेसिकली तीन होते हैं जिसमें से R मैं पहले से ही ले चुका हूं, दो और होंगे, एक L होगा और एक C होगा। अब बात ये है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मतलब वोल्टेज को आपको फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, बेसिकली मैकेनिकल सिस्टम में आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। मैकेनिकल सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो कि इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज कहलाता है, मैकेनिकल में फोर्स कहलाता है, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो जहां पर भी मैं V यूज करूंगा मैकेनिकल में, वहां पर मैं क्या यूज करने वाला हूं, F यूज करने वाला हूं। सिमिलरली जब मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट की बात करता हूं तो इसको मैं डिनोट करता हूं बेसिकली I से, लेकिन जब मैं इसको मैकेनिकल सिस्टम में बात करता हूं तो मैकेनिकल सिस्टम में ये बन जाता है वेलोसिटी। अब आपको ये V से कंफ्यूज नहीं होना है, ये V फॉर वोल्टेज है और ये V फॉर वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, जिस स्पीड से हमारी गाड़ी बेसिकली या कोई भी चीज चल रही है। मैकेनिकल सिस्टम में बेसिकली हम बात करते हैं चलने वाली चीजों की, जो घूमने वाली चीजें होती हैं, तो उसकी वेलोसिटी की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा R है, इसको जब मैं मैकेनिकल सिस्टम में जाता हूं तो इसको डिनोट करता हूं B से, और B क्या है, B इज अ डैम्पर। डैम्पर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब भी मैकेनिकल सिस्टम की बात की जाती है तो चलने वाली चीजें मैंने बताया, घूमने वाली चीजों के बारे में बात की जाती है, तो उसमें कुछ वाइब्रेशंस आते हैं, उस वाइब्रेशन को हमें कम करना होता है, डैम्प करना होता है, तो उस चीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डैम्पर बोलते हैं। दो सर्किट पैरामीटर और हैं, एक है L को मैं यहां से डिनोट करता हूं, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो L रहता है, मतलब इंडक्टर रहता है। इंडक्टर की जो बेसिक यूनिट होती है हेनरीज में रहती है, उसको मैं यहां पर ला करके मैकेनिकल में मास बोल देता हूं, मास, MASS। ठीक है, मास का मतलब बेसिकली वेट से ही बिलोंग करता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, लेकिन मास जब आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करेंगे तो यहां पर L जो है M में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली अगर मैं कैपेसिटर C, इलेक्ट्रिकल में C होता है, उसकी बात करता हूं तो ये यहां पर आकर के बनता है 1/K, 1 डिवाइडेड बाय K। अब आप पूछेंगे K क्या है, K इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। जब भी मैकेनिकल सिस्टम की बात की जाएगी तो वहां पर कोई ना कोई एक स्प्रिंग लगी होती है, और उसके स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है, उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जिसको मैं बोलता हूं स्प्रिंग कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि ये सर आपने पढ़ाया क्यों। पढ़ाया इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि आप ओम्स लॉ बहुत अच्छे से जानते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। यहां पर वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस है। ठीक है,
अब अगर मैं इस सिस्टम को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बोला कि वोल्टेज को आप किससे कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज को आप कन्वर्ट करेंगे फोर्स से, ठीक है, इसलिए मैंने V को F लिख दिया। सिमिलरली जब I की बात हुई, I मतलब यहां पर करंट है, ये V इसको किससे कन्वर्ट करोगे, वेलोसिटी से। अब ये V में कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैकेनिकल सिस्टम में V वोल्टेज नहीं होता है, वेलोसिटी होती है। सिमिलरली जब मैं R की बात करता हूं तो R यहां पर आ जाता है B से, B इज अ डैम्पर। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ाया था, जब भी आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैकेनिकल सर्किट में कन्वर्ट करना हो तो जितने भी पैरामीटर्स इलेक्ट्रिकल में लगते हैं वो सारे पैरामीटर्स को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम लेने वाले हैं दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। मैंने अभी आपको बोला था ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जब भी हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारा बेसिक काम ही ये है कि हम हर सिस्टम का या हर जो भी हमारे पास डिवाइस है उसका क्या निकाल सके, ट्रांसफर फंक्शन निकाल सके। और ट्रांसफर फंक्शन का बेसिक मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल। इसको अगर मैं डिनोट करूं तो कैसे करता हूं, अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन को TF से डिनोट करता हूं तो ये कहलाता है लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है भाई, अगर आपने किसी सिस्टम के अंदर इनपुट दिया तो एट द एंड आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट। तो आउटपुट जो वेरिएबल्स होते हैं उनका लाप्लास, इसका रेशो किसके साथ, लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल। अब आपको लग रहा होगा सर आपने तो ये पहले ही बता दिया आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, लेकिन आपने तो बोला था इसमें मैं और भी कुछ बताने वाला हूं। यस, ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली रेशो तो होता है लाप्लास आउटपुट लाप्लास इनपुट का, लेकिन एक इसमें कंडीशन लग जाती है, उस कंडीशन को मैं यहां डिनोट करता हूं। यहां पे बेसिक कंडीशन होती है कि इनिशियल कंडीशन जो इसकी रहने वाली है, मतलब किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना है तो उसकी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल का मतलब नाम से समझ में आ रहा है आपको, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग। तो जो इनिशियल कंडीशन यहां पर रहने वाली है वो क्या होगी, जीरो। अगर किसी सिस्टम की इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है तो बेसिकली आप उसका ट्रांसफर फंक्शन ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब मैं बात करता हूं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस देखने के लिए मुझे ये देखना होगा कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन मैंने निकाला उसके लिए क्या क्या वैल्यूज यूजेबल नहीं है। तो डिसएडवांटेज के लिए मैं देखता हूं, पहला डिसएडवांटेज है ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन इनिशियल कंडीशन इज नॉट जीरो। ये मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है इनिशियल कंडीशन का जीरो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपका इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन आप नहीं निकाल सकते। सेकंड, ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम। तो बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टाइम वेरिंग सिस्टम क्या होता है, टाइम इनवेरिंग सिस्टम क्या होता है। तो अगर उसमें मुझे नॉन लीनियर और टाइम वेरिंग सिस्टम मिलेगा तो मैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकता। और थर्ड, जो मैंने आपको बताया था मीमो, मीमो मतलब मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, तो मीमो के लिए भी ट्रांसफर फंक्शन सूटेबल नहीं होता है। तो बेसिकली हम ट्रांसफर फंक्शन कब निकाल सकते हैं, जब इनिशियल कंडीशन जीरो हो, जब वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो, इसको मैं बोलता हूं LTI, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर वो LTI नहीं होगा तो मैं उसका ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता। थर्ड इज सिंगल, मैं बेसिकली सीसो पे चलता हूं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट पे, मीमो पे नहीं चलता हूं, क्योंकि मीमो का ट्रांसफर फंक्शन निकालने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और हम उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो भी सर्किट पैरामीटर हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल के अंदर ही दो तरीके के सिस्टम यहां पर आ जाएंगे, एक कहलाएगा टाइम डोमेन और एक कहलाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो मैंने यहां पर दो पार्ट कर लिए, इसको मैं बोलता हूं टाइम डोमेन। टाइम डोमेन का मतलब है यहां पर जितने भी पैरामीटर्स मैं लिखने वाला हूं उनको मैं किस में लिख रहा हूं, टाइम के अंदर। जो भी उसका डोमेन रहने वाला है वो क्या है, टाइम। और इस तरफ जो भी मैं पैरामीटर्स लिखने वाला हूं वो है फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब है कि उसकी जो भी वैल्यूज होंगी किस में निकल रही होंगी, फ्रीक्वेंसी के अंदर निकल रही होंगी। अब बेसिकली मेरे पास वापस से वही तीन पैरामीटर ही तो होते हैं इलेक्ट्रिकल के। पहला होता है रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस के सिंबल की बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनाता हूं और उसको मैं R से डिनोट करता हूं। टाइम डोमेन में रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस से ही रहती है। और जब फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बेसिकली रेजिस्टेंस के साथ ही रहती है, मतलब दोनों सेम होते हैं, लेकिन आगे वाले पैरामीटर्स में ये सेम नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा पैरामीटर होता है दैट इज इंडक्टर। अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूं तो टाइम डोमेन में मैं उसको L से ही डिनोट करता हूं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ अलग हो जाता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं इसको जब डिनोट करता हूं तो दैट इज LS।
या ब्रैकेट में भी लिखने की नीड नहीं है आपको, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एल एस, एस फॉर फ्रीक्वेंसी। किसके लिए आया? फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट बेसिकली हमारे पास जो होता है वो है एल के बाद सी, सी मींस कैपेसिटर। तो यहां पर मैं कैपेसिटर की वैल्यू लिखता हूं सी से, लेकिन जब मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन सी एस, जहां पर सारी वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल हो जाती हैं, सी में चली जाती हैं, और एस जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन से डिनोट करता है। अब आप ये सोचेंगे सर आप ये क्यों बता रहे हैं? इसको बताने के पीछे एक बेसिक रीजन है। अभी जब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल में जितनी भी चीजें होंगी उनको हम सब किस में डिफाइन करेंगे? फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइन करेंगे। क्यों? टाइम में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसका क्या मतलब है। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स अपॉन या रेशियो ऑफ लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू रेशियो ऑफ लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल। तो जब भी मैं लाप्लास करता हूं ना तो सारी टाइम डोमेन की चीजें आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर आर ही रहेगा, एल जो है वो एल एस बन जाएगा, सी जो है 1 अपॉन सी एस बन जाएगा। नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं ये है आपका मैथमेटिकल मॉडल। इसको समझने के लिए, और समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज का जब आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट मैंने डायग्राम दे दिया, डायग्राम देख करके आपने वैल्यू निकाली, तो हर चीज को आपको क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर पढ़ता हूं अब मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल पढ़ने के लिए मैं यहां पर एक तो मुझे पता होना चाहिए था कि सारी चीजों को जो भी इलेक्ट्रिकल की कंपोनेंट्स हैं उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब मैं ले जाता हूं तो कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैथमेटिकल मॉडल पढ़ने के लिए। सपोज ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर यहां पर एक पैरामीटर लगा हुआ है जिसका इंपीडेंस है Z1। क्या है? Z1। ये स्ट्रेट यहां गया, इसके साथ मैंने यहां पर एक पैरेलल के अंदर एक सिस्टम लगाया जिसको मैंने बोला Z2, और इस तरीके से मैंने बनाया। ये जो है ये है आपका इनपुट जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं VIS के साथ, और ये जो है आपका आउटपुट जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं V0, नॉट मतलब O मतलब आउटपुट, ठीक है, V0S के साथ। ये हो गया आपका इनपुट वोल्टेज, ये हो गई आपकी आउटपुट वोल्टेज। ये दो पैरामीटर हैं, सर्किट पैरामीटर Z1 एंड Z2। एक इसमें करंट फ्लो होगा। देखिए कि कभी भी कोई सर्किट अपन बनाते हैं उसमें वोल्टेज लगाते हैं तो करंट फ्लो होता है, तो करंट जो फ्लो होगा दैट इज IS। अब ये सारी चीजें आप देखेंगे मैंने S के अंदर लिखी है, जरूरी है, क्योंकि जब भी आप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं किसी भी चीज का तो सारी चीजें किस में चेंज हो जाती हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप T यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे? S यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे VIT लिखा होता, यहाँ पर V0T लिखा होता, तो भी जब आप उसका आउटपुट निकालते ना तो वो सब किस में बदल जाता? फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर S में बदल जाता। अब बात होती है ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या होता है? वो होता है लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। यहां पर इस सिस्टम में मैं दो तरीके से आउटपुट ले सकता हूं। पहला आउटपुट लेने का तरीका है मेरे पास V0S से, और दूसरा आउटपुट लेने का तरीका है मेरे पास IS से, IS। ये भी आउटपुट में मैं कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन इनपुट एक ही है, इनपुट आपका VIS ही है, मतलब इनपुट वोल्टेज जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। तो यहां पर जब मैं इनपुट की बात करूंगा दैट इज VIS, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, अगर मैं V0 बाय VI निकालना चाहता हूं, ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ये हो जाता है V0 डिवाइडेड बाय VI। दोनों चीजें किस में है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। अब बात यह होगी क्या इसकी वैल्यू? जो वोल्टेज यहां पर होगी वही वोल्टेज यहां पर होगी। ये तो हमें पता है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमने पढ़ रखी है कि पैरेलल के अंदर वोल्टेजेस हमेशा क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ है। अब यहां पर जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज होता क्या है बेसिकली? V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। सबसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो लॉ चलता है दैट इज V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। I क्या है यहाँ पर? इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज IS, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज Z2। तो मैं ये बोल सकता हूं ये है हमारा Z2 इंटू IS करंट, और Z2 क्या है आपका? इंपीडेंस। अब बात आती है VIS की, मतलब इनपुट वोल्टेज की। इनपुट वोल्टेज क्या है? ये इनपुट वोल्टेज का मतलब है आधी वोल्टेज इस ब्रांच में गई, आधी वोल्टेज इस ब्रांच में गई। तो इसको जब समेशन आप करते हो तो बेसिकली ये देखते हो कि इस ब्रांच में क्या करंट जा रहा है? IS। इस ब्रांच में क्या करंट जा रहा है? IS। वो तो ओपन है, वहां तो करंट जाएगा ही नहीं। ये IS यहां जा रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस मतलब इंपीडेंस क्या है? Z1। ये इंपीडेंस क्या है? Z2। इन दोनों का सम हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर इसको ब्रॉड वे में समझूं तो यहां पर वोल्टेज क्या होगी? IS इंटू Z1।
तो मैं यहां लिख सकता हूं Z1 इंटू IS प्लस, क्योंकि इसको प्लस करना है, और यहां पर वोल्टेज क्या होगी, वही IS इंटू Z2, वो तो अभी हमने लिखा ही है, तो मैं इसको बोलूंगा Z2 इंटू IS। अब बात यह है कि इस इक्वेशन के अंदर आपको IS दिख रहा है, तो अगर मैं ऊपर वाला IS और नीचे वाले IS को कॉमन ले लूं, ऊपर तो वैसे ही सिंगल है, नीचे वाले IS को जब मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू हो जाएगा Z1 इंटू IS अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू IS। यहां से क्या होगा, ये दोनों IS से IS क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और बेसिकली जो आपको ट्रांसफर फंक्शन मिलने वाला है उस सिस्टम का, जो सिस्टम मैंने अभी बनाया था जिसमें दो इंपेडेंस थे, दोनों क्या थे, पैरेलल में थे, ये जो इंपेडेंस बनने वाला है ये बनेगा Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात थी, ये तो हमको वैसे ही समझ में आ गया, इसका यूज कहां है। बिल्कुल, अब चलते हैं इसके एप्लीकेशंस के ऊपर, यूज के ऊपर। इसको यूज करने के लिए अब मैं उसी सर्किट के अंदर दो पैरामीटर्स यूज कर लेता हूं। सर्किट मेरा सेम टू सेम रहने वाला है, आपको क्या निकालना है, बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपके इनपुट है दैट इज VI, सपोज ये मैंने टाइम डोमेन के अंदर ले लिया, ठीक है, यहां पर मैंने एक R लगा दिया और यहां पर मैंने एक C लगा दिया। दो पैरामीटर लगाने थे मैंने, कोई से भी दो पैरामीटर बेसिकली यहां पर लगा दिए, और यहां पर आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा वही टाइम डोमेन के साथ V0t, इस तरीके से। ये जो R है टाइम डोमेन में R रहता है, ये जो C है टाइम डोमेन के अंदर C रहता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारी कंपोनेंट्स का लाप्लास कर देंगे। जैसे ही आप इसको लाप्लास में कन्वर्ट करते हैं, मैं यहां पर अलग कलर से डिनोट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये है टाइम वेरिएबल्स, और अब मैं जो बनाऊंगा वो फ्रीक्वेंसी के अंदर होंगे। तो यहां पर जो इनपुट होने वाला है वो हो जाएगा VIS, R आपका R ही रहने वाला है, C जो है बेसिकली 1 अपॉन CS से डिनोट होगा। अब इसका यूज समझ में आएगा कि ये क्यों पढ़ा था। और यहां पर क्या होने वाला है, V0S, क्योंकि आउटपुट है तो किस में निकलेगा, फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि अभी ट्रांसफर फंक्शन हम निकालने वाले हैं। बेसिकली जो ट्रांसफर फंक्शन हुआ वो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, वो होगा V0 अपॉन VI। तो ये हो जाएगा आपका V0S अपॉन VIS। कैसे निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम। यहां पर क्या वोल्टेज है वो निकालना है। अच्छा, उससे पहले, निकालने से पहले आपको एक करंट फ्लो कराना पड़ेगा, IS करंट। यहां पर आप निकालेंगे IS करंट, ठीक है। तो जो IS करंट इस ब्रांच में जा रहा है वो क्या है, ये हो जाएगा 1 अपॉन CS इंटू IS, इसके साथ मल्टीप्लाई है, अपॉन में VI, दोनों का टोटल मैंने क्या बोला था, दोनों के इंपीडेंस, इसका इंपीडेंस क्या है R और इसका इंपीडेंस क्या है 1 अपॉन CS, और इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा वापस से IS। सेम कॉन्सेप्ट, IS से IS वहां पर भी कटा था और यहां पर भी कट जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है यहाँ पर सेम है। तो बेसिकली जो मेरे पास वैल्यू बची यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन की, वो बची है 1 अपॉन CS अपॉन R प्लस 1 अपॉन CS। इसको अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है, 1 अपॉन CS अपॉन R प्लस 1 अपॉन CS। अब इसको थोड़ा सा आपको क्या है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो नीचे से भी मैं CS कॉमन ले लेता हूं, तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन CS अपॉन RCS। जैसे ही मैं इसका LCM लूंगा तो ये RCS बन जाएगा, यहां पर बचेगा 1 और यहां पर बचेगा CS। तो बेसिकली अब क्या आप देख रहे हैं, CS से CS वापस यहां पर कट जाएगा। तो फाइनल जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा इस सिस्टम का, जिसमें एक R और C पैरेलल में लगे हुए थे, उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 अपॉन RCS प्लस 1। अच्छा, मैंने आपको अभी समझाते टाइम पे दो चीजें बोली थी कि आउटपुट हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक V0 वाला भी लिख सकते हैं और एक I0 वाला भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम उसको भी यूज करके देखते हैं। तो पिछली साइड में मैं चलता हूं, यहां पर मुझे सपोज IS को आउटपुट लेना है, ठीक है, ये तो ट्रांसफर फंक्शन था, ये भी ट्रांसफर फंक्शन ही कहलाएगा। अब आप डिफाइन करते हैं आउटपुट वेरिएबल क्या है, ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा कि आउटपुट वेरिएबल क्या है। सपोज जो IS है यहां पर वो आउटपुट वेरिएबल है, तो ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होगा, IS अपॉन VIS, मतलब जो करंट है अपॉन V। करंट तो करंट ही है, करंट का तो कुछ कर ही नहीं सकते हो आप, करंट तो IS ही आएगा। लेकिन VIS हम निकाल चुके हैं यहां पर, ये क्या आ रहा है, R प्लस 1 अपॉन CS इंटू IS। यहां पर क्या करेंगे आप, IS से IS को कैंसिल आउट करेंगे, CS को LCM लेंगे और ऊपर भेजेंगे। तो बेसिकली आपके पास बनेगा CS अपॉन 1 प्लस RCS। तो मैंने यहां पर दो चीजें देखी, ट्रांसफर फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो एक तो ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन किया जाता है आउटपुट दोनों वोल्टेज ही हो, V0 अपॉन
आई नॉट। एस क्यों यूज करूंगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात है। तो क्या वैल्यू निकल रही थी? 1/RCS+1। ये भी ट्रांसफर फंक्शन ही है। किसका? उसी फंक्शन का। और एक और ट्रांसफर फंक्शन जो कि सेम फंक्शन का निकलेगा, वहां पर बस आउटपुट वेरिएबल में मैं IS लेने वाला हूं, इनपुट वेरिएबल में मैं VIS लेने वाला हूं, जो कि दोनों सेम ही बात होती है। तो यहां पर निकलेगा CS/RCS+1। अब आपने देखा कि मैंने क्यों पढ़ी थी ये, मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम से टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों लाया इसको। अब आपको समझ में आ रही है ये चीजें। अच्छा, इसके ऊपर अपन एक छोटा सा एग्जांपल भी कर लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो क्वेश्चन को समझने के लिए मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज यू हैव अ रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को R दे रखी है, नहीं पता, निकालनी है। ठीक है, यहां पर आपकी इनपुट वोल्टेज है जो कि VIS से डिनोट होती है। यहां पर जो आपका कैपेसिटेंस लगा हुआ है वो है 10 माइक्रोफेराडे का, और ये आपका हो गया आउटपुट वोल्टेज। यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज आपकी लगी हुई है V0S वो है। ठीक है, यहां पर आपको डिटरमाइन करना है R। सो यू हैव टू फाइंड आउट R इफ, एक कंडीशन और देनी पड़ेगी, ऐसे तो आप फाइंड आउट कर नहीं सकेंगे। वो कंडीशन आपकी क्या है? जो मैंने ट्रांसफर फंक्शन निकाला क्वेश्चन में वो पहले से ही दिया हुआ है, V0S मतलब आउटपुट वेरिएबल अपॉन इनपुट वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1/3S+1। तो आपको F फाइंड आउट करना है जब आपको ये दिया हुआ है। इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? अब क्योंकि मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालना सीख चुका हूं, इस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है मुझे पता है वो क्या होगा, V0/I0। तो ये मैं यहां लिख रहा हूं V0S डिवाइडेड बाय VIS इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यूज निकलेंगी, मतलब जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो है 1/RCS+1। क्या मैं इन दोनों चीजों को कंपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूं। कंपेयर करने में कौन सी बड़ी बात है? जब यहां पर RCS+1 लिखा हुआ है, यहां पर 3S+1 लिखा हुआ है, तो मुझे ये पता चला कि कंपेयर करने पे RC की वैल्यू 3 है। तो R इंटू C, ये दो कंपोनेंट अलग अलग है, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, उसकी वैल्यू क्या है? 3। क्या मुझे इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दे रखी है? यस, मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है। तो R इंटू 10 माइक्रोफेराडे इज इक्वल्स टू 3। बेसिकली अब आपको यहां से R निकालना है, तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो R निकालने के लिए अब मैं क्या करूंगा, R इज इक्वल्स टू 3/10 माइक्रोफेराडे। अब जब मैं 3 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.3 माइक्रो। जब ऊपर जाता है, या मैं बोलूं माइक्रो 10⁻⁻6 है, इसको अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर ले जाकर के ये बन जाएगा 10⁻6, जिसको मैं बोलता हूं मेगा। तो ये वैल्यू बन गई 0.3 मेगा ओम। अब आपने जो एग्जाम्पल मैंने ट्रांसफर फंक्शन का आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा कि किस लिए जरूरी था ट्रांसफर फंक्शन निकालना, और किस तरीके से जब मेरे पास एक एग्जाम्पल आता है तो उसको मैं रियल लाइफ के अंदर कैसे सॉल्व करता हूं। सिमिलरली एक और ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं अपन, थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उस ट्रांसफर फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके से लेता हूं। यहां पर मुझे क्या निकालना है? ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। अब मैं थोड़े से पैरामीटर बढ़ाने वाला हूं। सपोज ये मैंने लिया Z1, यहां पर मैं लेने वाला हूं Z2, यहां पर मैं लेने वाला हूं Z3, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ये, ठीक है। और यहां पर मैं लेने वाला हूं Z4। ये सारे क्या हैं? इंपीडेंस हैं। यहां पर इस तरीके से मैंने इसको लिया। यहां पर जो आउटपुट है वो आपका है V0। अब आप इसको टाइम में लिखें, फ्रीक्वेंसी में लिखें, आपको समझ में आ गया होगा कि हर चीज को आपको फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करना ही पड़ता है। और यहां पर जब आप इसको लिखेंगे दैट इज VIS, ये इनपुट है वो आउटपुट है। ये कुछ इस तरीके से मेरे पास एक नेटवर्क मिला। ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमें पता है कि इसको सॉल्व करना होता है आउटपुट अपॉन इनपुट से, लेकिन क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को मेरे को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सिंपलेस्ट करना होगा। तो मैं जानता हूं ये एक डेल्टा नेटवर्क है। डेल्टा क्यों है? क्योंकि ये तीनों वैल्यूज आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। इसको मैं पहले क्या करूंगा, स्टार नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो बेसिकली जब मैं डेल्टा को स्टार से कन्वर्ट करता हूं तो कुछ इस तरीके की वैल्यूज आती हैं। इस वैल्यू को मैं नाम दे देता हूं सपोज ZA, इसको मैं नाम दे देता हूं ZB, इसको मैं नाम दे देता हूं ZC। अब हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार किस तरीके से बनाते हैं। तो यहां पर जो भी स्टार कनेक्शन है उसको मुझे डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जो ZA की वैल्यू है, मुझे पता है कि ZA कैसे निकाला जाता है। ZA की वैल्यू होती है ये दो इंपेडेंस, दैट मीन्स Z2 into Z3 upon the sum of all three branches, Z2 plus
Z3 प्लस Z4। सिमिलरली जब मैं निकालूंगा ZB की बात कर लेते हैं। अब जब मैं ZB निकालता हूं तो ZB के आसपास कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन है, एक तो है Z2 एक है Z4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी Z2 इंटू Z4 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 तो है ही नहीं ना हमारे पास, तो मैं इसको यूज करूंगा Z2 के साथ, तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। सिमिलरली अब मुझे निकालना है ZC की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ZC इज इक्वल्स टू Z3 इंटू Z4 और अपॉन में वही तीनों का सम Z2 Z3 Z4, तो ये हो जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को मैंने थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया। अब मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्योंकि बना लिया है तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिख लेता हूं। तो यहां पर तो मेरे पास एक वैल्यू थी Z1, ठीक है। अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, स्टार में कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर चुका हूं। ये यहां पर एक वैल्यू आई, यहां पर एक वैल्यू आई और एक वैल्यू यहां पर आ गई, ठीक है। और ये आपका इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स हो गए वापस से। तो ये हो गया आपका इनपुट वेरिएबल S के साथ और ये हो गया आपका आउटपुट वेरिएबल S के साथ। S क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। अब बात थी ये आपका ZA है, बार बार वैल्यूज बड़ी बड़ी नहीं लिखेंगे हम, ये आपका ZB है, ये आपका ZC है। हमारा अल्टीमेट गोल है हम इसको समझें। अब आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा V0 अपॉन Vi, दोनों की वैल्यू S के साथ, फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात कर रहे हैं। अब V0 की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली V0 की वैल्यू यहां पर दो ब्रांचेस से मिलकर के बन रही है, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करें। वैल्यूज जो है ZA ZB ZC की हम लास्ट स्लाइड में से वापस उसको लेकर के आ जाएंगे, अभी इसको समझने की कोशिश करें। ये जो वोल्टेज है ये दो पार्ट में आकर के मिलती है, लेकिन बात ये है क्योंकि ये दोनों पार्ट आपके ओपन है, यहां पर आपने वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, वहां पर आपको वोल्टेज मेजर करना है। तो यहां से आपका एक करंट फ्लो हुआ, वो करंट कुछ इस तरीके से चला जिसको मैं IS डिनोट करता हूं, ठीक है। ये करंट इस तरीके से फ्लो होता है, क्या वो करंट आगे जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए वहां पे वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होने के चांसेस कुछ भी नहीं है। अब बात यह है कि ये सारी वोल्टेज कहां रिफ्लेक्ट होगी, यहां पर। तो अगर मुझे V0 निकालना है तो मुझे ये वैल्यूज निकालनी होगी, और ये वैल्यूज क्या है, बेसिकली IS इंटू ZB अपॉन इनपुट, सेम जैसे पहले किया था ZA ZB इंटू IS। देखिए कितना सिंपलेस्ट हो गया ये सर्किट। इस डायग्राम को जब मुझे ये डेल्टा में दिया हुआ था तो मुझे कितनी कॉम्प्लेक्स लग रहा था, अब मैंने उसको कितना इजी बना दिया सिर्फ एक छोटी सी चीज करके, कि मैंने सारे के सारे मतलब स्टार जो कनेक्शन था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा कनेक्शन में। तो यहां पर जो वैल्यू आएंगी, अच्छा यहां पर Z1 भी है तो Z1 को भी इंक्लूड करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा Z1 प्लस ZB इंटू सॉरी प्लस में ZA, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे आप, करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे IS। तो बेसिकली जब आपके पास कुछ इस तरीके का ट्रांसफर फंक्शन आएगा उसकी ये वैल्यू रहने वाली है। यहां पर क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज हैं ZA और ZB की हम यहां पर पुट करेंगे लास्ट स्लाइड में से देख करके। तो बेसिकली जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकल करके आएगा दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू ZB। यहां पर आप देखिए क्या था ट्रांसफर फंक्शन, ZB के साथ क्या वैल्यू थी वो आपको लास्ट स्लाइड में से देखनी पड़ेगी, मैं यहां डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूं। ये हो जाएगा Z2 Z4 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, जिसके साथ कौन था, एक R1 लगा हुआ था, तो R1 का जो ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है दैट इज Z1, और प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z4। ये फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आपके सामने निकल करके आएगा बेसिकली जब आप उन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। अब देखते हैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल, कि अगर ये क्वेश्चन एग्जांपल फॉर्मेट में आ गया, मतलब एक क्वेश्चन फॉर्मेट में आ गया, तो हमें कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ जो पैरामीटर्स लिए थे वो Z1 Z2 Z3 Z4 की फॉर्मेट में लिए थे, यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनको एलिमेंट से कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया एक R, उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया एक कैपेसिटर C, वापस से मैं यहाँ पर एक R लेता हूँ और वापस से यहां पर मैं एक C लेता हूं। तो ये सारी चीजें मैंने इन चारों के फॉर्मेट में Z1 Z2 Z3 Z4 की फॉर्मेट में यहां पर कन्वर्ट कर ली हैं। ये आपका आउटपुट है, आउटपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये आपका C है, R है, C है, R है, और यहां पर आपका इनपुट निकल करके मतलब इनपुट वोल्टेज है दैट इज VIS,
ठीक है। अब बात है इसके ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व करने की। क्योंकि हमने इतना बड़ा नेटवर्क को सॉल्व करके एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया है, तो मैं इसको भी बहुत इजी फॉर्मेट में सॉल्व कर सकता हूं। वैसे अगर मैं चाहूं तो इसको बड़े फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकता हूं, वही सारी चीजें करके। पहले मैं इसको स्टार से मतलब डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा। लेकिन क्योंकि मुझे टाइम कंज्यूम नहीं करना है ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, इसको फटाफट सॉल्व करता हूं। तो मेरे पास जो पुराना जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं। Z2 एंड Z4 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके रखना है। Z2 यहां पर था, Z4 यहां पर था। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या हो जाएगा, 1/CS। R ही रहता है, और ये भी क्या हो जाएगा, 1/CS। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1/CS इंटू 1/CS अपॉन, देखें फॉर्मूला क्या था, Z2 प्लस Z3 Z4 और इंटू में Z1। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो बेसिकली Z1 मेरा क्या है, R, Z2 मेरा क्या है 1/CS प्लस R प्लस 1/CS। नेक्स्ट देखते हैं, पिछले स्लाइड में फॉर्मूला क्या था, Z2 के साथ Z3 और Z4 प्लस होकर के मल्टीप्लीकेशन में थे। तो यहां पर मैं Z2 की वैल्यू ले लेता हूं बेसिकली 1/CS, और यहां पर आ जाएगा R प्लस 1/CS। अब बात आती है कि मेरे को वापस से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेसिकली जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या इतना बड़ा करके सॉल्व करूंगा, बेसिकली करना ही पड़ेगा ना आपको, क्योंकि यहां पर आपको सारे एलसीएम लेने हैं, यहां एलसीएम लेने हैं, फिर वो कटेंगे। तो मैं यहां पर आपको डायरेक्ट जो इसका ट्रांसफर फंक्शन निकल करके आएगा वो लिख करके दे रहा हूं, और आप इसको खुद घर पे प्रैक्टिस करेंगे कि ये आया कैसे, सर ने ये कैसे निकाला। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन आपको आंसर में मिलेगा वो हो जाएगा 1/R² C² S² प्लस 3RCS प्लस 1। तो ये बेसिकली आपके लिए एक होमवर्क कह सकते हैं, या एक टास्क कह सकते हैं कि आपको वो सर्किट लेना है जिसमें 4 एलिमेंट लगे हैं RC, और उनको सॉल्व करके ये ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करना है, जिसमें मैंने बहुत सारा पार्ट आपको कवर अप करा दिया है। रिमेनिंग आपको करना है, और यहाँ पर आपको सॉल्व करके लाना है कि आपका ये ट्रांसफर फंक्शन आया या नहीं। अगर ये आ गया दैट मीन्स आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना समझ में आया है। अगर नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।